अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बायो क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 1। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। Of all the living organisms, human beings are the most intelligent ones. With their intelligence, human beings started learning. With their learning, science developed. So students, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें जो ह्यूमन बींग्स हैं आर द मोस्ट इंटेलिजेंट वंस हैं, कि उनमें थिंकिंग कैपेबिलिटी है, रीजनिंग कैपेबिलिटी है। विद देयर इंटेलिजेंस ह्यूमन स्टार्टेड लर्निंग, के इंटेलिजेंस की वजह से ह्यूमंस ने सीखना स्टार्ट किया। एंड विद देयर लर्निंग साइंस डेवलप, और लर्निंग के साथ साइंस डेवलप होती गई। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, first, we have to learn what is science. In ancient times, science meant knowledge or learning. Today, we define science as the study of the world around us. The study of science help us to answer the how, what, where and why of our surroundings. So, students simply कह रहे हैं कि ancient times में यानी पुराने वक्त में साइंस का मतलब था नॉलेज और लर्निंग। टुडे आजकल हम साइंस को कैसे डिफाइन करते हैं कि स्टडी ऑफ वर्ल्ड अराउंड अस, जो हमारी ये जो वर्ल्ड है, दुनिया, उसको स्टडी करना हम साइंस कहते हैं। द स्टडी ऑफ साइंस हेल्प अस टू आंसर, और जो साइंस की स्टडी है ये हमें हेल्प करती है आंसर करने में डिफरेंट क्वेश्चंस को। हाउ के हाउ थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड अस, व्हाट के हाउ समथिंग हैपन्स, वेयर कैसे, एंड व्हाई ऑफ आवर सराउंडिंग्स, की हमारी जो इनकी एटमोसफेयर है या जितनी भी चीज़ें हैं ये कैसे, और जो प्रोसेसेस हैं ये कैसे हो रहे हैं। तो साइंस क्या है? स्टडी ऑफ वर्ल्ड अराउंड अस। सो नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। द वर्ड बायोलॉजी कंसिस्ट ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, बायोस मीनिंग लाइफ एंड लॉगोस मीनिंग थॉट। सो स्टूडेंट, जो बायोलॉजी है ये कॉम्बिनेशन है दो ग्रीक वर्ड्स का, बायोस मीनिंग लाइफ एंड logos meaning thought. So meaning study of life. Biology is the study of living organisms. It helps us to explain how living things relate to one another and their surroundings. So जो बायोलॉजी है स्टडी ऑफ लाइफ, यानी लाइफ और क्या होती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सो इट हेल्प अस टू एक्सप्लेन हाउ लिविंग थिंग्स रिलेट टू वन अनदर। तो ये हमें एक्सप्लेन करती है कि लिविंग थिंग एक दूसरे से कैसे रिलेट करती हैं और अपनी सराउंडिंग से यानी अपनी इन्वायरमेंट से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिवीजन एंड ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। Students, as we know, life has many forms like plants, animals, microorganisms, different. So, for our convenience, we have divided biology into various branches. So, biology has three main divisions: botany, zoology, and microbiology. So, students, first of all, हम देखेंगे कि what is botany, zoology, and microbiology. Botany is the study of plants. Zoology is the study of animals, whereas microbiology, micro means होता है tiny or small, is the study of microorganisms like viruses, bacteria. By dividing biology into a number of branches, it is convenient to study it. Some of the major branches of biology are botany, zoology, and microbiology are three major divisions, and these there are many branches of biology. Some of them are, first of all is morphology. Morph होता है means form or structure. So study of form and external structure of organism is called morphology. Okay. Simply students, किसी भी organism का जो एक्सटर्नल आउटलुक या स्ट्रक्चर है या फॉर्म है उसको स्टडी को हम कहेंगे मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटॉमी। ओके। और किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो इंटरनल स्ट्रक्चर को जो स्टडी करते हैं हम उसको हम कहेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी इज आल्सो कॉल्ड इंटरनल मॉर्फोलॉजी, क्योंकि जो मॉर्फोलॉजी है उसमें हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो इसको हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी कहेंगे। थर्ड ब्रांच है हमारे पास फिजियोलॉजी। द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी फिजियो मीन्स फंक्शन, जो स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, के हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस को स्टडी करना कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसको हम कहेंगे फिजियोलॉजी। हिस्टोलॉजी, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। सो स्टडी ऑफ जो टिश्यूज होते हैं ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास सेल बायोलॉजी।
The study of the structure and function of the cell is called cell biology. Students, as we know, cell is the basic structural and functional unit of life. Every organism is made up of trillions of cells. So the study of structure और फंक्शन ऑफ सेल के अगर हम सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी को हम क्या कहेंगे सेल बियोलॉजी. नेक्स्ट है जीनेटिक्स. द स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनेटिक्स. हेरिडिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. स्टूडेंट्स के अगर हम स्टडी कर रहे हैं इनहेरिटेंस को या हेरिडिटी या जीन्स को, तो इसको हम कहेंगे ये क्या जीनेटिक्स. नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी. द स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी. स्टूडेंट्स कि अगर हम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्टडी करें फ्रॉम एग टू फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, एज वी नो स्टूडेंट्स कि जब फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, देन एग बनता है और डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस आती हैं. ठीक है, तो उसको स्टेजेस ऑफ जो डेवलपमेंट है उनको स्टडी करने को हम कहेंगे एम्ब्रियोलॉजी. नेक्स्ट है पैलियोंटोलॉजी. स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी. फॉसिल्स कहते हैं डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनकी स्टडी को हम कहेंगे पैलियोंटोलॉजी. टेक्सोनोमी. द क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड टेक्सोनोमी. स्टूडेंट टेक्सा मीन होता है रैंक या ग्रुप. विद द डिस्कवरी ऑफ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो we have it is difficult to study each and every individual differently, so we classify them into different groups which called taxa या rank on the basis of similarities and differences. So students, this classification and naming organism is called taxonomy. के organisms को classify करना और उनको name देना इसको taxonomy कहते हैं. Next है environmental biology. The study of the interrelationship of organism and their environment is called environmental biology. कि organism और इसके environment का relation को study करना इसको हम कहेंगे environmental biology. It is also known as ecology. Sociobiology. The study of social behavior of insects, animals that make societies is called sociobiology. कि अगर हम स्टूडेंट्स सोशल बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं कि एक लाइक इंसेक्ट्स का या एनिमल्स का कि एक सोसाइटी में उनका क्या बिहेवियर है, उसको हम कहेंगे सोशियो बियोलॉजी. लाइक आर्ट्स, हनी बी. नेक्स्ट है पैरासाइटोलॉजी. द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज नॉन पैरासाइटोलॉजी. नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी. The ability of the body to protect itself from foreign substances and cells, including infectious microbes, is called immunity, and the study of immunity is called immunology. सिंपली स्टूडेंट्स वो क्या कह रहे हैं कि हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई इन्फेक्शियस माइक्रोब अटैक करता है तो वो आगे से क्या करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, और इस मैकेनिज्म को हम कहेंगे ये इम्यूनिटी है. ठीक है, तो हमारे अंदर नेचुरली इम्यूनिटी होती है. एंड द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी को स्टडी को हम कहेंगे इम्यूनोलॉजी. एंटोमोलॉजी. द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी. इंसेक्ट्स की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास फार्माकोलॉजी. द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी. के ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of drugs and medicines is called pharmacology. And the last one is biotechnology. The study of use of different techniques to manipulate the living organisms for the benefit of mankind is called biotechnology. So students, कि different techniques को use करके living organisms like microorganisms को manipulate करना या plants को for the benefit of mankind यानी human welfare के लिए, इसको हम कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी है. स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज. Biology in one way or other is integrated with other disciplines of sciences. The animals move, walk or run on the principle of physics. There is a similarity between working principle of liver in physics and human limbs. The behavior of atoms and molecules underline and explain the behavior of living cell. The physical structure of atoms and molecules determine their chemical properties and the roles they play in cells. To understand biology, basic knowledge of chemistry is necessary. The biology is not an isolated science, it is associated with other branches of science.
सो स्टूडेंट सिंपली कह रहे हैं कि जो बायोलॉजी है इज नॉट आइसोलेटेड साइंस, मीन कि ये कोई आइसोलेटेडली एग्जिस्ट करती कोई सिंगल फील्ड नहीं है, बट इट इज आल्सो लिंक्ड विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। लाइक अदर ब्रांचेस कौन सी हैं साइंस की? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो वो इनके साथ भी ये लिंक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे व्हाट इज बायोफिजिक्स। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। ओके, कह रहे हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म वो फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पे वर्क करते हैं, लाइक मूवमेंट ऑफ मसल्स जो होती है एंड बोन्स, वो भी फिजिक्स के प्रिंसिपल्स हैं। द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमेना, द प्रिंसिपल एंड लॉज ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड बायोफिजिक्स। तो सिंपली स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमेना यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्टडी करना ऑन द प्रिंसिपल एंड लॉज ऑफ फिजिक्स की बेसिस पे स्टडी करना, इसको हम कहेंगे बायोफिजिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। सो स्टूडेंट सिंपली केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि जितने भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, उनकी स्टडी को, और जितने भी रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं, उनकी स्टडी को हम कहेंगे बायोकेमिस्ट्री। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। मुस्लिम साइंटिस्ट हैव मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। द नॉलेज ऑफ जाबिर बिन हयान, अब्दुल मलिक Asmai and Bu Ali Sina have contributed much in the development of present-day knowledge of plants and animals. So students, यहाँ पे हम तीन मुस्लिम साइंटिस्ट का जिक्र करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज जाबिर बिन हयान। He introduced experimental investigation in chemistry. He wrote number of books on plants and animals. His famous books are Al-Nabatat and Al-Haywan. कह रहे हैं कि जाबिर बिन हयान ने जो एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन है वो केमिस्ट्री में इसने इंट्रोड्यूस करवाई। उसके अलावा इसने बहुत सारी बुक्स प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर लिखी, जो उसकी फेमस बुक्स में से दो जो का नाम मेंशन है, अल नबातात एंड अल हयान, अल हैवान। नेक्स्ट है हमारे पास बू अली सीना। बू अली सीना इज नाउन एज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन। ही वाज अ फिजिशियन, philosopher, scientist, astronomer, and poet, physician or the doctor. His famous books are the Book of Healing and the Canon of Medicine. नेक्स्ट है हमारे पास अब्दुल मलिक असमाई। Abdul Malik Asmai is considered as the first Muslim scientist who contributed to zoology, botany, and animal husbandry. His famous book is Kitab Khalqul Insan. Next topic हमारे पास levels of organization. Whether we study an individual organism or the world as whole, we can identify a pattern of increasing complexity. So students, simply क्या है कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि कह रहे हैं कि अगर हम एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को स्टडी करें तो हमें एक पैटर्न ऑफ इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी मिलेगा। यानी देखिए, जो बेसिक एलिमेंट है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो जितने भी हैं वो बेसिकली कुछ एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, अब एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं या डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके ऑर्गेनेलिज बना रहे हैं, ऑर्गेनेलिज मिलके एक सेल बनाती हैं, सेल मिलके एक टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिल जाते हैं तो एक इंडिविजुअल बनता है। तो ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि हर एक लेवल है। जैसे अब सबसे फर्स्ट लेवल है बायो एलिमेंट्स। अबाउट 16 ऑफ द 92 नेचुरल एलिमेंट्स आर एसेंशियल टू लाइफ, दीज आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। ओके, सिंपली कह रहा है कि जितने भी 92 नेचुरल एलिमेंट्स पाए जाते हैं इस पूरे वर्ल्ड में, उसमें से जो 16 है वो लाइफ के लिए एसेंशियल है, उसको उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। आउट ऑफ दी 16, only 6 contribute 99% and other 10 contribute only 1%। अब ये जो 16 बायो एलिमेंट्स हैं, इसमें से भी जो 6 एलिमेंट्स हैं यानी वो मेजर एलिमेंट्स हैं, वो 99% ऑफ टोटल मास लिविंग ऑर्गेनिज्म का बना रहे थे। और वो 6 कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। और जो बाकी 10 है, लाइक पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक एंड आयोडीन, वो कलेक्टिवली 1% बनाते हैं हमारे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, उसके अलावा ये जो हमारे पास 6 मेजर एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये 99% बनाते हैं। इनकी भी परसेंटेज कंपोजिशन दी हुई है कि ये कितने परसेंट पाए जाते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, या कितना बॉडी मास बनाते हैं। तो ये आप ये जो नीचे हमें फिगर 1.2 दी हुई है, इस पर अगर आप चेक करें, ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% एंड फास्फोरस 1%।
प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स दैट आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। ओके, वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उनको बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। द फोर फंडामेंटल काइंड ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। जो चार बुनियादी या बेसिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो चार हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। द स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स इन लिविंग things are called micromolecules. These are sugars, fatty acid, amino acid, nucleotides. Each of these small molecule can be a unit of large biomolecule. The large organic molecules are called macromolecules. For example, starch, protein. ओके, molecules की दो टाइप बता दी कि जो स्मॉल molecules हैं उनको हम कहेंगे माइक्रो, एंड जो लार्ज molecules हैं उनको हम कहेंगे मैक्रो molecules. The level of organization explain example are given in the following table. ये हमें एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 1.1, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्लेनेशन। देखिए हमारे पास कह रहा है कि ये टोटल लेवल है, यानी सबसे पहले आता है एटॉमिक लेवल। देखें कोई भी यूनिवर्स में चीज़ है जो बेसिक हमारे पास, वो क्या है, एक एटम है। डिफरेंट एटम्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो वो उनसे अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसी उनसे मिलकर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल आ जाता है हमारे पास मॉलिक्यूल। जब कुछ एटम कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जैसे आपको आपने पढ़ा होगा कि जैसे कुछ मॉलिक्यूल एलिमेंट्स जो नेचुरली मॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं, जैसे क्लोरीन, Cl2 वगैरह आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं। एटम होता है सिंगल एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन, H। ओके, तो मॉलिक्यूल जब एटम कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जब बहुत सारी मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो वो एक ऑर्गेनेली बना लेंगे। ऑर्गेनेलीज कैसे होती हैं? लाइक ऑर्गेनेलीज जैसे हमारे देखा हमने पढ़ा हुआ है सेल का स्ट्रक्चर। बहुत सारी हमारी जो बॉडी सेल है उसके अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस एटसेट्रा। नेक्स्ट आ जाता है सेलुलर लेवल। जब बहुत सारी ऑर्गेनेलीज मिलती हैं तो वो एक सेल बनती है। क्या बनती है? एक सेल। और सेल ही जो बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर, फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट है लाइफ का। अब ऑल लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो मेड अप ऑफ सेल होते हैं। ठीक है, अब जब सेल कंबाइन होंगे तो वो एक टिश्यू बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? टिश्यू। जब डिफरेंट टिश्यू कंबाइन होंगे तो वो एक ऑर्गन बना लेते हैं। ऑर्गन लाइक हार्ट, लिवर, स्टमक, ये हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, लाइक रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, लाइक ह्यूमन। तो अब ये देख टेबल में देख लिया, एटॉमिक लेवल में एटम्स आर डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट दैट स्टिल रिमेन्स द मेंटेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। Atoms combine to form molecules which can have entirely different properties than the atoms they contain. Water, DNA, carbohydrates are example of molecules. Next is organelle. Biomolecules assemble in a specific way to form organelle. Organelles are subcellular structure like nucleus, ribosome. Cells are the smallest unit of life. Cells are enclosed by a membrane or cell wall and in multicellular organism often perform specific function like muscle cell, skin cell, neuron. Tissues are group of cells with similar function. Example of tissues are muscle, epithelial tissue, connective tissue. Organs are two or more type of tissue that work together to complete a specific task. Example of organs are heart, liver, and stomach. An organ system is group of organs that perform related functions. Examples are digestive system, circulatory system. An organism has several organ systems that function together, e.g. human. Next है हमारे पास cellular organization. The organization of organisms on the basis of cells are unicellular, colonial, and multicellular. So first of all, what is unicellular organization? The organisms that consist of only one cell are called unicellular. So students, क्या कह रहे हैं कि वो organism which are made up of या consist of only one cell are called unicellular. All life activities are carried out by single cell. The most familiar example of unicellular organism is amoeba proteus. Amoeba shows all the feature of life like nutrition, respiration, locomotion, reproduction. Next हमारे पास colonial organization. The organization in which many cells live together as independent organism. E.g. Volvox. Volvox is a colony of cells. As there is loose association of cells, there is no division of labor among them, so tissues and organs are not formed.
सो एग्जाम्पल ऑफ colonial organization है वॉलबक्स, कह रहे हैं कि वॉलबक्स क्या है, इज अ सिंपली एसोसिएशन ऑफ डिफरेंट सेल्स है। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी सेलुलर, द ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर, e.g. frog, man, mustard, etc. The different functions performed by different cells and tissues are called division of labor. ओके जब मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें डिवीजन ऑफ लेबर भी होती है, यानी हर डिफरेंट टिश्यू या डिफरेंट सेल्स में डिवाइड होता है कि कौन सा किस सेल ने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। एज अ सेल और टिश्यू बिकम्स मोर स्पेशल, इट बिकम्स इंक्रीजिंगली more and more dependent on its fellow cells. For example, a muscle cell depends on blood cells for its need of oxygen. Example of multicellular organism is mustard plant. The botanical name of mustard plant is Brassica campestris. It can be divided into two parts on the basis of function. Vegetative parts, कह रहे हैं कि ये जो ब्रेसिका मस्टर्ड प्लांट है इसके दो पार्ट्स हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट है और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। वेजिटेटिव पार्ट में आ जाता है रूट, स्टेम एंड ब्रांचेस एंड लीव्स which do not take part in sexual reproduction. Reproductive parts consist of flowers which directly take part in sexual reproduction, forming seeds and fruits. Next example of multicellular organization is frog. The biological name of frog is Ranatigrina. It is an amphibian. Students, you know about amphibians. Amphibians are organisms which live on both water and land. The body of a frog consists of head, trunk, and limbs. So next there is a practical given. So students, this chapter is complete. Hopefully you understand this chapter completely. If you have any doubt, you can ask in comment section. Thank you. Allah Hafiz.